हाँ, तो वेलकम टू आवर नेक्स्ट पार्ट। इसमें बेसिकली हम लोग अब आगे बढ़ेंगे एंड कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो पहली पीडीएफ का अगेन, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? केस स्टडी ऑपरेशन कंटेनमेंट सिनेरियो क्या गिवन है? अ डिजास्टर रिस्पांस टीम इज रिकवरिंग अ हेवी लेड कास्क containing a radioactive isotope iodine 131 from a remote site। ठीक है, the source iodine 131 is a beta emitter with a half life of 8 days। अभी half life समझते क्या होता है? The lift, the lead cask has a total mass of 500 kg। It must be pulled up a rough ramp into a transport truck। The machine, the ramp is 10 meters long and rises to a vertical height of 2 meters. An electric winch is used to pull the cask up the ramp। Data: acceleration due to gravity 10 meter per second square, efficiency of the inclined plane system due to friction 80%, the electric edge operates on a 250 power supply, total time taken to pull the cask up the rim 50 seconds सिंपली, है ना। और अब क्वेश्चंस पे देखते हैं। रेडियो एक्टिव डीके, है ना। द टीम मॉनिटर्स द रेडिएशन लेवल्स बाय द टाइम the truck reaches the disposal facility, the activity of the iodine 131 sample has dropped to 161 upon 16th of its initial value। Calculate the duration इन डेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट जर्नी। अब ये बेसिकली हाफ लाइफ ऑपरेशन। हाफ लाइफ क्या होता है? बेसिकली इसमें क्या लिखा है? हाफ लाइफ ऑफ 8 डेज। इसका मतलब है कि मान लो की बात है डे वन की हम बात कर रहे हैं। डे 1, है ना, से लेके डे 8। मान लो बात है डे 1 पे हमारे पास कितना है? 100%। क्या है? 100% आयोडीन। आइजर रिप्रेजेंट कर देते हैं। 100% आयोडीन है 131। 100% आई 131 है। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि वो हर 8 दिन में अपनी वैल्यू को आधा कर लेगा। मतलब डे 1 से लेकर डे 8 तक, सॉरी डे 0 मान लो इसको, डे 0, है ना। डे 0 हम लोग जैसे स्टार्ट नहीं करें अभी, है ना, अपना। तो डे 1 से लेके डे 8 8 दिन लगेंगे इसको क्या करने में? अपनी वैल्यू को आधा करने में। यानी डे 8 पे क्या होगा? डे 8 पे इसकी वैल्यू एकदम इससे आधी हो जाएगी। 100% प्रेजेंट है, उसका हाफ प्रेजेंट होगा, मतलब 50%। 50% आई 131 एट डे 8। अब डे 8 के बाद आता है हमारा क्या? उसके बाद 16, उसके बाद 8 डेज और लगेंगे। डे 16, है ना। डे 16 पे क्या होगा? इसका भी आधा, यानी कि 25% आई 131 का। फिर उसके बाद 8 दिन और लगेंगे, है ना। डे कितना? 24। अब बचेगा हमारे पास कितना? तब बचेगा हमारे पास 12.5% ऑफ आई 131। अब देखो 100% कितना होता है कि मान लो हमने एक जितनी शुरुआत में वैल्यू ली थी उतनी, और ये 150% कितना होता है? हाफ 1/2, है ना। 25% होता है 1/4, है ना। 12.5 होगा 1/8। अब इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? 1/16, यानी कि 8 दिन और लगे। डे 32 यानी कि कितना हो गया? 6.25% ऑफ 1 आयोडीन आई 131, यानी कि 1/16 अब हो गया। यानी कि इनिशियल वैल्यू को 1/16 कितने दिन लगे? 32 डेज। तो सिंपली इसका आंसर होगा कि जो ट्रांसपोर्ट रख है उसको 32 डेज लगे ट्रांसपोर्ट करने में, क्योंकि वो 32 डेज में अपनी वैल्यू का मतलब 116 तक पहुंचा। कौन? आयोडीन 131, जिसका हाफ लाइफ था 8 दिन। हाफ लाइफ का मीनिंग वही सेम। हाफ लाइफ मतलब हर 8 दिन में वो अपनी जो वैल्यू थी उसको आधा कर लेगा। तो डे 0 पे उसकी 100% वैल्यू थी। फिर 1 से लेके 8 डेज में उसने अपनी वैल्यू को 50% कर लिया 8th डे पर। फिर डे 16 पे उसने अपनी वैल्यू को उसका भी आधा कर लिया, फिर उसका भी आधा, फिर उसका भी आधा, फिर ऐसे ही आधा आधा होता हुआ चला जाएगा। सिंपली हाफ लाइफ ये होता है। तो 1/16 हमारा क्या आ गया? सॉरी 1/16 क्वेश्चन गिवन है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि कितने डेज हम लोग को मतलब ट्रक को लगे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में।
ठीक है, चलो अब क्या है उसके बाद, राइट द न्यूक्लियर इक्वेशन फॉर द डीके ऑफ आयोडीन 131, मास नंबर 131, एटॉमिक नंबर 53। अच्छा, आयोडीन 53, 131, इसका डीके हो रहा है इनटू xenon by emitting a beta particle, इनटू xenon by emitting a beta particle, -10। अब इधर -1 है तो इधर होगा 54 और इधर भी होगा 131। सिंपल, ये हम लोगों ने इक्वेशन लिख दी है ना बीटा एमिशन की। फिर उसके बाद है तो हम लोगों का फिलहाल ये रेडियो एक्टिव वाला पार्ट पता है। फिर उसके बाद मशीन्स का पार्ट है मैकेनिकल एडवांटेज, है ना। क्या पूछा है, कैलकुलेट टेंशन एफर्ट इन द केबल एक्सर्टेड बाय द विंच टू पुल द 5000 न्यूटन 500 kg लोड अप द रैंप कंसीडरिंग द 80% एफिशिएंसी। चलो अभी इसको निकाल लेते हैं, है ना, रुक जाते हैं, रोक के। हाँ, अब मान लो की बात है, ट्रैक है समथिंग लाइक दिस, ऐसे, है ना, ट्रैक है ये, इस पे रैंप लगाई हुई है मतलब चढ़ने के लिए, और ये थोड़े और बड़े बना लेते हैं, वाह, है ना। तो अब इस पे रैंप, रैंप मतलब इंक्लाइन प्लेन सिंपली, है ना, इंक्लाइन प्लेन लगाया हुआ है, ये है 10 मीटर गिवन है क्वेश्चन पे, है ना। और इसकी वर्टिकल हाइट गिवन है कि ये कितना ऊपर है, मतलब ओवर वर्टिकल हाइट इज 2 मीटर, है ना। और क्या बताया गया है, इससे हम लोग वो जो हमारा क्या है लेड कास्क, है ना, उसको ऊपर खींच रहे हैं, है ना, बाय द मीन्स टू पुल द लोड, लोड को ऊपर खींचने में हम लोगों को कितना एफर्ट लगेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा इधर एक अच्छा पार्ट है, बेसिकली क्या अच्छा पार्ट है, ध्यान से देखो तो हम्म, सबसे पहले इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि हम लोगों को 80% एफिशिएंसी गिवन है, यानी कि एफर्ट पूछा है, लोड भी गिवन है, और हम लोग पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लोड गिवन है, एफर्ट पूछा है, तो उसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए, तो मैकेनिकल एडवांटेज गिवन है, सॉरी निकालना पड़ेगा, उसके लिए एफिशिएंसी गिवन है, इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू क्या, स्पीड ऑफ मतलब एफर्ट वाला फोर्स, स्पीड ऑफ लोड वाला फोर्स। अब क्योंकि हम लोग को स्पीड ऑफ एफर्ट वाला फोर्स भी टी टाइम में हो रहा है, स्पीड ऑफ लोड वाला फोर्स भी टी टाइम में हो रहा है, तो एफर्ट वाले के लिए हम लोग लिखते हैं ई इक्वल्स टू, है ना, ईडी, मतलब एफर्ट वाले जो फोर्स लग रहा है वो कितने में लग रहा है, ईडी इन टाइम टी, इन टाइम टी, है ना। और जो लोड है वो भी किस में लग रहा है, एल मतलब एन एल डी, मतलब एल को डिस्प्लेस करने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम टी। तो हम लोग डायरेक्टली वेलोसिटी रेशियो को यही लिख देते हैं कि डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय ई अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय एल, सिंपली, है ना। अब मान लो कि बात है ये है क्या हमारा, वो इंक्लाइन प्लेन, है ना, एफर्ट एफ सेम वही चीज। अब देखो ध्यान से देखना, देखो ये है मेरा जिसको हम लोग को लोड को ऊपर लेके जाना है ना, ये ऐसे है इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, ये है 2 मीटर और ये है 10 मीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है, बोला है कि एफर्ट कैसे लगेगा, क्योंकि अब इसमें जो मशीन होगी वो कैसे खींच रही होगी, एफर्ट इस डायरेक्शन में लगा रही होगी, एफर्ट की डायरेक्शन है ये, तो एफर्ट की डायरेक्शन है ये, तो एफर्ट की डायरेक्शन है ये, तो वर्क वर्क डन बाय एफर्ट, वर्क जो होगा एफर्ट का वो कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय एफर्ट इक्वल्स टू, या फिर इनपुट वर्क, है ना, जो हम लोगों ने लगाया वर्क, हम लोगों ने इनपुट वर्क किया, है ना, दैट विल बी एफर्ट इनटू 10, सिंपली, है ना, दैट विल बी एफर्ट इनटू 10। और जो हमारा आउटपुट वर्क है या फिर डब्ल्यू एल, इसको आई देते हैं, आई, है ना, और ये क्या है आउटपुट वर्क, डब्ल्यू ओ, है ना। आउटपुट वर्क बेसिकली इस पे लोड, लोड क्या है, लोड इज इसका वेट, इसका वेट जो हमें ओवरकम करना है, इसका वेट, यानी कि जो इस पे वेट कहाँ एक्ट करता है, नीचे की तरफ, वेट हमेशा ऑलवेज टुवर्ड्स दिस, नीचे की तरफ। अब वेट अगर नीचे की तरफ है तो इसके
अलोंग डायरेक्शन मतलब इसके अलोंग जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हुई, वो हुई 2 मीटर। मतलब हम बॉक्स को यहां से उठा के यहां तक लाए, यानी कि उसको लोड की डायरेक्शन है। बेसिकली वर्क में क्या करते थे, इसकी डायरेक्शन में लेते थे। अब क्योंकि 2 हम लोग इसको ऊपर लेके गए तो वर्क विल बी नेगेटिव, सिंपल सी बात है, वो तुम्हें पता है। लेकिन साइन का गेम नहीं है, मतलब सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी क्या होनी चाहिए, जो उस फोर्स की डायरेक्शन में हो। तो लोड अगर ऐसे है और एफर्ट ऐसे है, तो एफर्ट ऐसे है तो एफर्ट की डायरेक्शन में 10 एफर्ट की डायरेक्शन ऐसी है तो 10 मीटर हम ऐसे डिस्प्लेसमेंट मानेंगे एफर्ट के लिए। और लोड की डायरेक्शन ऐसी है तो हम इसकी ये डायरेक्शन मानेंगे L इंटू 2 सिंपली। अब वही बात आती है कि इसमें ये क्या होता है, जो हम लोग का वो होता है क्या, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है क्या, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, है ना, इनटू 100 या फिर जो भी है ना, इनटू 100। अब वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट क्या होता है, वर्क आउटपुट ये L इंटू 2, L अपॉन ई, L अपॉन ई इंटू, और इसको अगर हम मतलब क्या लिखेंगे, 2/10, है ना, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो 2/10 हम लोग का बेसिकली वेलोसिटी रेशियो आया है। वेलोसिटी रेशियो हम लोग का कितना आया है, 2/10, राइट, 2/10 नहीं, सॉरी 10/2। क्योंकि देखो, जो हम लोग का एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, एम ए अपॉन वी आर भी तो होता है, एम ए अपॉन वी आर, है ना। तो वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट विल बी 12/10 ही, है ना। और वेलोसिटी रेशियो कितना है, वेलोसिटी रेशियो इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, यानी कि 10 मीटर अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, यानी कि 2 मीटर। तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया, वेलोसिटी रेशियो सिंपली आ गया 10/2, यानी कि 5 5 आया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग को निकालना मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, यानी 80%, 80 इंटू 80/100 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 4, है ना। फिर उसके बाद हम लोग और ये निकालना है, उसके बाद एफर्ट निकालना है। एफर्ट कितना हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट, है ना। तो एफर्ट इक्वल्स टू लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। तो लोड कितना है, लोड है हमारा 5000 न्यूटन अपॉन 4। तो एफर्ट आ जाएगा कितना, 1250 न्यूटन सिंपली। तो 1250 न्यूटन हमारा एफर्ट की वैल्यू आ जाएगी। एंड दिस विल बी आवर आंसर। वर्क वाली चीज मैंने इसलिए बताई क्योंकि इसमें बेसिकली डायरेक्शन कैसे लेनी है वो मैंने इसमें समझाया कि डायरेक्शन हम लोग को एफर्ट के अलोंग वाली जो डायरेक्शन है वो लेनी है। और लोड, लोड वो है जो हमें ओवरकम करना है, जिसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, मतलब जिसको बक्सा ऐसे उठा रहे होंगे, बॉक्स में से पुल कर रहे होंगे, तो लोड ही तो वो होगा ना जिसको रोकेगा। कि मतलब लोड क्या है, लोड इज बेसिकली इसका वेट। और वेट कहाँ है, अर्थ नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। और हम इसको ऐसे ऐसे विंच के थ्रू, इलेक्ट्रिक विंच के थ्रू खींचेंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक विंच है। इसलिए ओवरऑल यहाँ पे ये काम हो रहा है। इसलिए हम डायरेक्शंस, इधर डिस्प्लेसमेंट कौन सी लेनी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा इसी में थर्ड पार्ट क्या कहता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पावर, है ना। उसमें पूछता है कैलकुलेट द करंट आई ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक विंच मोटर ड्यूरिंग द लिफ्ट, यानी कि जो विंच ऐसे ऐसे खींच रही थी ना रैंप के थ्रू, जो हमारा लोड था उसको, है ना। तो इसमें हिंट भी गिवन है, फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द विंच देन द पावर। तो विंच क्या है, विंच खींच रही है, विंच क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है, इनपुट वर्क इनपुट जो कर रही है वो कौन कर रही है, हमारी विंच सिंपली। यानी कि जो वर्क इनपुट है हम लोग को वो निकालना है, यानी कि उसने कितना वर्क किया, किसने, जो विंच थी उसने कितना वर्क किया, इनपुट उसने कितनी ताकत लगाई, बॉक्स पे कितना वर्क हुआ, और विंच ने कितनी ताकत लगाई, दोनों में डिफरेंस है क्योंकि बीच में फ्रिक्शन आ रहा है, वो तो थोड़ी बहुत एनर्जी खा जा रहा है। एफिशिएंसी वही सेम चीज है। एफिशिएंसी मतलब वर्क जितना हुआ अपॉन वर्क जितना किया, है ना। तो वर्क जितना हुआ इज वर्क आउटपुट, वर्क जितना किया इज वर्क इनपुट सिंपली, है ना। तो वर्क इनपुट, विंच ने कितनी मेहनत करी, विंच ने कितना वर्क किया, है ना, तो वो हमें पता करना है। तो अब इसको कैसे पता करेंगे, इसके दो मेथड है। देखो दो मेथड क्या है, वर्क इनपुट क्या है, वर्क इनपुट अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या था वर्क इनपुट, ये था ना, ऐसे रैंप पे आ रहा था, तो ऐसे रैंप पे खींच रहा था ना, ये है 10 मीटर और ये है 2 मीटर,
है ना। तो रैंप पे खींच रहा है, ये जो एफर्ट है, ये एफर्ट कौन लगा रहा है, एफर्ट लगा रहा है ये इधर लगेगा, यानी कि जो विंच है वो ऐसे ऐसे खींच रही है रैंप के अलोंग, यानी कि विंच ऐसे खींच रही है। तो एफर्ट इनटू डिस्टेंस, तो वर्क इज एफर्ट वाला फोर्स, एफर्ट वाला फोर्स यानी जो भी आ रहा है एफर्ट वाला, एफर्ट कितना आ रहा था, एफर्ट आ रहा था 1250 न्यूटन, 1250 इंटू 10 मीटर इंटू 10, जितना वो डिस्प्लेस हुआ तो ये आ जाएगा 12500 जूल्स। ये आ गया मेथड 1 से, ये आ गया मेथड 1 से कितना हमारा कि वर्क इनपुट। अब मेथड 2 भी देख लेते हैं, है ना। जितने ज्यादा मेथड्स पता होंगे ना उतना बेटर रहता है, क्योंकि मतलब हाँ हम सोच पाएंगे एग्जाम के वक्त कि मल्टीपल मेथड्स है, तो हम मान लो ये मेथड ना आए तो कोई और मेथड याद आ जाए तो उससे कर ले, है ना। तो अब मान लो की बात है, हम लोगों ने वर्क आउटपुट निकालना था, वर्क आउटपुट कितना है, वर्क आउटपुट विल बी लोड इनटू कितना, जितना लोड ने मूव किया, लोड ने कितना मूव किया 2 मीटर, है ना। तो लोड कितना था, लोड था 5000 न्यूटन, है ना। और 2 मीटर मूव किया तो 10,000 जूल हमारा क्या है, लोड। अब इसकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, है ना, इनटू 100। तो ये बन जाएगा कितना, सॉरी इनटू 100 हटाओ, है ना। तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी इज 80%, 80 अपॉन 100 इक्वल्स टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट इज कितना 10,000 अपॉन वर्क इनपुट, तो वर्क इनपुट कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 100 अपॉन 80। तो ये इधर से ऐसे जाएगा, ये जाएगा 2 4 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, ये बन जाएगा 50,000 अपॉन 4 विच विल बी 12500 जूल सिंपली। तो दोनों का आंसर सेम आएगा, बस मेथड दोनों अलग अलग है। इसमें एफिशिएंसी एंड वर्क आउटपुट से निकाला, यहाँ पे डायरेक्ट एफर्ट और मतलब एफर्ट के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों मेथड्स पता होने चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन सा कब काम आ जाए, है ना। इस वजह से दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वर्क निकाल लिया है, पूछा क्या है करंट। अब इसमें टाइम भी गिवन है, टाइम भी गिवन है कि टोटल टाइम इसको लगा 50 सेकंड। तो पावर कितनी आ जाएगी, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है 12500 जूल्स अपॉन टाइम कितना लगा है 50 सेकंड्स, 50 सेकंड। तो 0 से 0 हो गया, 5 से 1 गया, कितना आ जाएगा 250। तो ये पावर आ गई 250 वोट्स, पावर आ गई 250 वोट्स। अब निकालना क्या है करंट, तो वो क्या होता है P इक्वल्स टू V इंटू आई, P इक्वल्स टू V इंटू आई। P कितना है 250, V कितना गिवन है 250, है ना, इंटू आई, आई पूछा है, आई हो जाएगा कितना 250 अपॉन 250 यानी कि 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर हमारा करंट आ रहा है सिंपली। तो ओवरऑल इस तरीके से ये क्वेश्चन करना, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चंस में से पिछले जो पार्ट्स थे उनमें से एक ये वाला क्वेश्चन जो बहुत अच्छा था, मतलब इसमें काफी मल्टीपल चीजें थी, हाफ लाइफ वाला भी चीज था, है ना, और इसमें रैंप वाला भी चीज था कि एफर्ट को कौन सी डिस्प्लेसमेंट लेनी है, कौन सी डिस्टेंस लेनी है, लोड में कौन सी डिस्टेंस लेनी है ना। तो उसको डायरेक्शन के हिसाब से हम लोगों को मैनेज करना है। उसके बाद कैसे ओवरऑल वर्क, इसके 2 मेथड्स हम लोगों ने देखे, वन वर्क इनपुट निकालने के, फिर उसके बाद वर्क से हम लोगों ने करंट कैसे निकाला, वर्क को पहले पावर में लगाया, पावर को फिर वोल्टेज से डिवाइड किया तो करंट आएगा, है ना। तो ओवरऑल दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगेन PYQ SPQ वाले वीडियो पे आ जाते हैं, है ना। उसमें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 inside two liquids of refractive indices mu2 and mu3 are shown in the diagrams below. The refractive indices are such that mu2 is greater than mu1 and mu1 is greater than mu3. Okay. How would a parallel instant beam of light refract when it comes out of the lens in each of the cases shown above in figure A and in figure B? तो ये वाला वही सेम है, कौन सा बताता हूँ। हुआ क्या है इसमें, बेसिकली ये लेंस है ना, और ये लेंस है। अब क्या बोला है, ये वाली जो लेंस है इसमें है, ये है दोनों में ये लेंस बनी है mu1 से, है ना, जो इधर mu3 है और इधर है mu3 और इधर है mu2। अब जो mu3 है वो क्या है, mu3 इज लेस देन mu1, mu3 इज लेस देन mu1, यानी इसका
इसके मटेरियल जो भी मतलब इसका मटेरियल है, लेंस का मटेरियल, उससे कम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम का। और यहाँ पे μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब जो सराउंडिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम से, मतलब लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। तो अब होगा क्या, ये तो सेम कैसे मान लो की बात है, μ3 को मान लो एयर मान लो, है ना, क्यों, क्योंकि μ1 मान लो ग्लास है और μ3 एयर है, यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से तो कम होता ही है। तो सिंपली ये कैसे काम करेगी, ये करेगी कन्वर्ज, ये करेगी कन्वर्ज, और ये क्या करेगी, ये करेगी डाइवर्ज। ये क्वेश्चन मतलब पार्ट 1 के क्वेश्चन 1 में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि कैसे ये चीज वर्क करती है। इसमें कन्वर्ज करेगी, ऐसे आएगी, देन ऐसे जाएगी, देन ऐसे जाएगी, इसमें ऐसे आएगी, देन ऐसे जाएगी, देन ऐसे जाएगी, इसमें क्या होगा, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो ओवरऑल ये होगा इसमें दोनों में डाइवर्स क्यों हो रही, कन्वर्ज क्यों हो रही है, उसका रीजन भी बता चुका हूँ ऑलरेडी, बट एक बार चलो मैं भी इसमें भी फिर से समझा सकता हूँ। बेसिकली इसमें कन्वर्ज इसलिए होगी क्योंकि यहाँ अब ये क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, फिर ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, ओवरऑल तो ऐसे जाएगी। फिर यहाँ पे ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयरर, तो ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, फिर ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। सिंपली इस वजह से यहाँ डाइवर्ज हो रहा है, इस वजह से फॉरवर्ड हो रहा है ना। तो ये इसका पूरा रीजन है। हम चलो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। हाँ, हम लोग का नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, मेटल रॉड AB ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर इज बैलेंस्ड at 45 centimeter from the end A with 100 GF weight suspended from the two ends। अच्छा, पहले ये बना लेते हैं मेटल रूल, है ना, मेटल रॉड like this, है ना, यहां से 100 GF, यहां से भी 100 GF, ये क्या है 0, ये है 80, है ना, A B, बीच में है 40 और ये है 40, ये है पार्ट सी, पॉइंट सी, ये फलक्रम, है ना। अब इसमें क्या बोला है कि हम लोग का जो ये वाला पार्ट है, ये सी है, ये वाला मिडल में, है ना। अब इसमें बोला ये है कि जो हम लोग का फलक्रम है वो 45 पे लगाया हुआ है एंड ये बैलेंस्ड है रूल, मतलब मेटल जो रूलर है 80 सेंटीमीटर का वो बैलेंस्ड है जब हमने फलक्रम को 45 पे लगाया। यानी कि इसका अगर ये यूनिफॉर्म होता मतलब इसका जो वो है क्या, क्या कहते हैं उसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर बीच में लाई करता, बीच में मतलब 0 और 80 के बीच में क्या है, 40 पे लाई करता, तो मेटल का जो रूल है हमारा ओवरऑल, सॉरी जो फलक्रम है हमारा वो यहाँ पे 40 पे लगाते, है ना। तो इस AC का पार्ट और BC का पार्ट मतलब जो है दोनों का वेट बराबर होता है। बट हुआ क्या है, जो हमारा फलक्रम है वो 40 से आगे लगा है, 40 से आगे लगा है, इसका क्या मतलब है कि हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहीं ना कहीं आगे खसक गया है। आगे खसक गया का क्या मतलब है, मैंने क्या बताया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस साइड ज्यादा रहता है, उस साइड जाता है जिस साइड मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो, है ना। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं इस साइड मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा BC का, है ना। इतने पार्ट का मास डिस्ट्रीब्यूशन तो बराबर है इतने पार्ट की मास डिस्ट्रीब्यूशन से, A से लेके फलक्रम तक और B से लेके फलक्रम तक इतना मास डिस्ट्रीब्यूशन और इतना मास डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, तभी तो यहाँ इक्विलिब्रियम है। बट अगर हम B से लेके C तक की बात करें तो B से C का मास डिस्ट्रीब्यूशन A से C से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो BC वाले पार्ट की साइड में लाई कर रहा है ना। अब इसको थोड़ा मतलब मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली कहाँ है, कितना है ना। तो लेट्स सी, देखो, if this rod is cut at the center C then compare the weight of AC to the weight BC। सिंपली अगर इसको बीच में काटेंगे तो BC भारी होगा क्योंकि उस साइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तभी तो उधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी गया, है ना। अब देखो जैसे इसमें अगर हम निकाले एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आ जाएगा, 100 इंटू 0 से 45 के बीच में 45 माइनस 0, ये आ जाएगा कितना 45, 100
ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, और अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालें तो वो आ जाएगा कितना, 100 इंटू कितना, 80 माइनस 45, ये आ जाएगा कितना, 3500 ग्राम फोर सेंटीमीटर। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है और क्लॉकवाइज मूवमेंट ये है, फिर भी मतलब इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है क्लॉकवाइज मूवमेंट से, तो जो हमारा रूलर है वो तो ऐसे मूव करना चाहिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना चाहिए, लेकिन ये तो 45 पे बैलेंस है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इस ओवरऑल हमारा मेटल रूल है, मेटल है ना, ये रॉड है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी माने कि इसका जो वेट है वो कहीं ना कहीं इस पार्ट में ऐड कर रहा होगा, यहां से लेके यहां तक जो मेटल रॉड है उसका वेट जो है वो यहाँ लाई कर रहा होगा, वो यहाँ लाई कर रहा होगा। उससे क्या होगा, अगर मेटल जो इसका वेट है यहाँ लाई करेगा तो वो भी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा ना, क्योंकि जब क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर का, तब जाके हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा, एंड ये दोनों साइड्स बैलेंस हो पाएंगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा, एंड हमारा ये फलक्रम पे ओवरऑल मेटल रोड बैलेंस हो पाएगी। इसका मतलब हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस फलक्रम और बी के बीच में कहीं 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 ना कहीं लाई कर रहा है, एंड वो हमें कैसे पता चला, ओवरऑल जैसे पता चला कि, फिर से एक छोटा सा रिकैप, सिंपली हमें ये पता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो कितना है, 45 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक। क्लॉकवाइज मूवमेंट है 35 ग्राम पर सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि 100 दोनों जगह टंगा हुआ है। अब इससे हमें क्या पता चला कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट से ज्यादा है, तो ऐसे घूम जाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना चाहिए मेटल रोड को, बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये तो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट तो वही होगा, क्या बराबर होंगे, बराबर होंगे, देखने में तो बराबर दिख रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई और भी मास इसमें छुपा हुआ है जो इसमें ऐड हो जाएगा, सच दैट क्लॉकवाइज मूवमेंट में ऐड होके वो इसके बराबर बन जाए। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में ऐड होगा, तभी ऐड होगा जब मास बी से और फुलक्रम के बीच में हो, है ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट तभी तो आएगा ऐसे जब वो बी और फलक्रम के बीच में हो, यानी कि, और वो मास हम लोग कौन सा होगा, सिंपल सी बात है, वो वेट ऑफ द ये मेटल रॉड होगा, वेट ऑफ द रूलर होगा, एंड वो यहाँ पे होगा, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट होगा, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कह सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बीसी की तरफ, मतलब बी की साइड टिल्ट हो जाना, बी की साइड खिसक जाना, हमें यही साफ साफ बताता है कि सिंपली बीसी का जो पार्ट है, वेट है, वो एसी वाले पार्ट से ज्यादा है, एंड इसको मैंने इस तरीके से जस्टिफाई कर दिया, है ना। एंड उसके बाद मैंने मतलब पहले भी बता दिया था कि अगर वही से जिस साइड मास ज्यादा होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, उस साइड ही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा ना। तो दो तीन तरीकों से इसको भी समझा दिया है ना, तो होपफुली समझ में आया हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, द सर्किट डिपिक्टेड इन द फिगर इज एम्प्लॉयड फॉर स्टडीइंग ओम्स लॉ। अच्छा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ स्टैंडर्ड रेजिस्टर, यानी कि स्टैंडर्ड रेजिस्टर हमने नहीं लिया है, a student opts for a glass tube filled with mercury। अब मरकरी तो वैसे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। तो स्टूडेंट ने क्या लिया है, एक ग्लास ट्यूब फिल्ड विद मरकरी, ठीक है, कनेक्टेड टू द सर्किट थ्रू टू इलेक्ट्रोड्स E1 and E2। he records the readings of the ammeter and voltmeter, thereby calculates the resistance। The student repeats the experiment by substituting tube 1 with a tube 2, where the same amount of mercury fills in tube 2, है ना। नेग्लेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, बताना है कि रेजिस्टेंस क्या होगा दोनों केसेस में, मतलब कैसे कंपेयर होंगे, वोल्ट मीटर रीडिंग बताना है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का बताना है। तो देखो सिंपली है क्या, ट्यूब 1 है ऐसा थोड़ा सा इलोंगेटेड, है ना, और ट्यूब 2 है कैसा, थोड़ा सा ऐसा लेस इलोंगेटेड, एंड ये ज्यादा है ना। तो ये हमारा 1 एंड ये है ट्यूब 2। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या बोला है कि सेम अमाउंट ऑफ मर्करी फिल्स, मतलब ट्यूब 1 एंड ट्यूब 2, यानी कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ मर्करी। सेम अमाउंट का क्या मीनिंग है कि दोनों में वॉल्यूम सेम है। सेम अमाउंट का यही मीनिंग है कि वॉल्यूम ऑफ मर्करी इसमें जितना है वही उतना ही वॉल्यूम इसमें है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम है। अब अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो ये वाली ध्यान से देखो, तो ट्यूब 1 है वो हल्की सी पतली है और ट्यूब 2 हल्की सी उसका वो ज्यादा है, मतलब डायमीटर ज्यादा है, और ये इलोंगेटेड और वो थोड़ी सी ऐसे, मतलब इलोंगेटेड का मैं इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें इसकी लेंथ ज्यादा है,
इसकी लेंथ कम है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। अब वो सेम सी बात, अगर इसका रेजिस्टेंस पूछे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, सिंपल। तो अगर R1 का पूछे यानी इसका, तो इसमें जो लेंथ है वो है ज्यादा, लेंथ है ज्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कम, यानी कि R1 आएगा कुछ कुछ, और इसमें क्या है, लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन है कम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ज्यादा, यानी कि R2 भी आएगा कुछ कुछ। बट इससे साफ साफ पता चल रहा है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। क्यों? क्योंकि R1 में एल भी ज्यादा है और ए भी कम है, तो ओवरऑल ये R1 को बहुत बड़ा बना देता है। और इसमें क्या हो रहा है, R2 में ए भी ज्यादा है और एल भी कम है, इसलिए वो R2 को काफी छोटा बना देता है। तो ओवरऑल R1 इज ग्रेटर देन R2। अब उसके बाद पूछा है कि वोल्ट मीटर रीडिंग बतानी है दोनों केसेस में। तो वोल्ट मीटर रीडिंग के लिए सिंपली हम लोग क्या करना है, पहले सर्किट बना लो। मैं ट्यूब 1 की जगह एक नॉर्मल रेजिस्टर ऐसे बना देता हूँ, है ना। और ये वोल्ट मीटर है ना, और ये एमीटर, और ये है बैटरी। ठीक है। अब पूछा है कि वोल्ट मीटर रीडिंग होगी दोनों केसेस में, इसमें और इसमें क्या होगी, मतलब उनको कंपेयर करना है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, है ना। अब सिंपल सी बात है, अगर ये आइडियल है, सिंपल सी बात है, अगर ये आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्ट मीटर है, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस इज जीरो, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी। मतलब अगर हम बोल दें कि इसका हमारा वो क्या है, ईएमएफ है ई, ईएमएफ है ई, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ई। यानी कि अगर मैं ये कह दूं ये पॉइंट है 0 वोल्ट, तो ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा, और ये भी 0 वोल्ट है, तो सेम तार तो सेम वोल्टेज 0 वोल्ट, तो ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, है ना। अब अगर ये ई है 0 से ई, ई का मतलब है कि ये पॉजिटिव साइड पे, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल साइड पे ई जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा बना के रखेगा, जितना उसका मतलब इधर प्रेजेंट है नेगेटिव टर्मिनल पे, नेगेटिव टर्मिनल से ई ज्यादा, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल आ जाएगा, ई, ई वोल्टेज, है ना। तो यहाँ पर भी क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस है, आइडियल एमीटर और 0 ओम, है ना। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ई हमारा क्या उसको क्या कहते हैं, वोल्टेज, है ना। यहाँ पे भी आ जाएगा ई, और यहाँ पे भी आ जाएगा कितना, ई, सिंपली। यानी कि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, ई माइनस 0, यानी कि वोल्ट मीटर क्या रीड करके देगा, ई। वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी सिंपली ई, यानी कि वही जो बैटरी का ईएमएफ है वही रीड करके हमको वोल्ट मीटर दे देगा, वही सेम रीडिंग। अब मान लो की बात है, यहाँ पे मैंने ट्यूब 2 लगाया, ट्यूब 2 लगाएंगे तब भी क्या फर्क पड़ जाएगा, सोचो क्या फर्क पड़ेगा, मतलब तब भी इस साइड से 0 रहेगा, इस साइड से ई ही रहेगा, यानी कि दोनों साइड से 0 और ई दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि V1 भी ई आ रहा है और V2 भी ई आ रहा है। तो ओवरऑल V1 इक्वल टू V2, भाई सेम चीज है, क्योंकि तुम चाहे ये वाला लगाओ तब भी 0 वोल्ट तो 0 वोल्ट ही रहेगा ना। और ये ई क्या कर रहा है, ई बैटरी के अक्रॉस ई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है। तो ई अगर इधर आएगा तो ई इधर 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 हट जाएगा, फिर चाहे बीच में कोई भी रेजिस्टेंस कितना भी हो, कैसा भी हो, उसकी कुछ भी वैल्यू हो, एक साइड 0 एक साइड ई है, वो कौन मेंटेन कर रहा है, बैटरी मेंटेन कर रही है। तो वोल्टेज हमेशा ई माइनस 0 यानी कि ई रीड करके देगा। तो सिंपली वोल्टेज 1 इंटू वोल्टेज 2, भले ही आर ये ट्यूब 1 हो चाहे ट्यूब 2 हो, सिंपली। फिर उसके बाद क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन बोथ द केसेस, दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताना है। अब इसमें भी मरकरी फिल है, इसमें भी मरकरी फिल है, इसका मतलब दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, सिंपली, क्योंकि सेम मटेरियल तो सेम रेजिस्टेंस। और रो 1 इक्वल्स टू रो 2, सिंपली, है ना। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन करना था, होपफुली समझ में आया हो, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी इज अ रेगुलर पेंटागन विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट ओ। अच्छा, यानी कि एक पेंटागन है ऐसे ऐसे, ठीक है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ओ पर क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, है ना। तो व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन वाई एक्स वाई जेड ओ, है ना। वाई कह रहा हूँ, डब्ल्यू इधर है ना, जेड इसके ऊपर है ना, वाई कहाँ है, वाई समथिंग लाइक इस पे है, मतलब ओ बी की लाइन को ज्वाइन करते हुए, है ना। और इधर है
एक्स। अब क्या पूछा है कि इफ अ पीस ऑफ क्ले इज अटैच्ड एट पॉइंट ए। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? तो देखो, अगर मैंने ए पर क्या कर दिया, पीस ऑफ क्ले लगा दिया, अभी मान लो अभी जब तक कुछ नहीं किया है तब तक हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, ठीक। जैसे ही मैंने ए पर क्ले लगाया, ए पर क्ले लगाया तब क्या होगा, ए पर क्ले जैसे ही लगाऊंगा मैं, तब होगा ये कि ए की साइड मास ज्यादा हो जाएगा। ए की साइड मास ज्यादा यानी कि ए की साइड ओवरऑल मास डिस्ट्रीब्यूशन ए की साइड बढ़ जाएगा, है ना। मैंने क्ले चिपकाया तो क्ले का कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो ए की साइड मास डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। ए की साइड मास डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज किया मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किस साइड आ जाएगा, ए की तरफ बढ़ने लगेगा। ए की तरफ बढ़ने लगेगा मतलब ओ पर था और ए की तरफ बढ़ने लगेगा, ओ से ए की तरफ बढ़ेगा यानी कि नीचे आएगा। और नीचे क्या है, एक्स, तो कहीं ना कहीं वो एक्स के करीब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाए, क्योंकि इन पॉइंट्स में से बताना था ना, डब्ल्यू जेड वाई और एक्स, है ना, इनमें से ही बताना था कि कहाँ जाएगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सिंपली ए पर हम अटैच करेंगे क्ले, तो ए की साइड मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी टिल्ट कर जाएगा तो ओ से उठ के एक्स पे आ जाएगा। तो सिंपली पहले वाले पार्ट में अगर क्ले चिपकाएंगे तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल कम एट एक्स सिंपली। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, इफ द पेंटागन इज कट अलोंग द लाइन पी क्यू। अच्छा, ये लाइन पी क्यू, अगर हम पेंटागन को ऐसे पी क्यू पे कट कर दें सिंपली, है ना, तो कहाँ जाएगा? अगर हम पेंटागन को ऐसे कट कर दें, यानी कि पहले हमने क्या किया, पिकेल लगाया था, अब हमने क्या किया, इस पार्ट को ही हटा दिया। अब इस पार्ट को हटा दिया तो क्या होगा, ये पार्ट हल्का हो जाएगा, है ना। अभी तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो की बात है ओवरऑल अभी ऊपर था, अब उससे क्या हुआ, मैंने इतने पार्ट को भी हटा दिया। अब इतने पार्ट को हटाने से होगा क्या कि जो हमारा ये है क्या, इधर वेट हल्का हो जाएगा, यानी कि मास डिस्ट्रीब्यूशन ए की तरफ कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, अगर मैंने पी क्यू लाइन से ऐसे कट कर दी, कच 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 कच, है ना, तो ए की साइड क्या होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाए। ए की साइड मास डिस्ट्रीब्यूशन कम का क्या मतलब है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल ऊपर ज्यादा होगा, यहाँ पर और ऊपर ज्यादा होगा, इस साइड अब कम होगी, इस साइड कम हो गया, यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल ऊपर अब ज्यादा है। ऊपर ज्यादा है मतलब जो ऊपर था हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब वो कहीं ना कहीं ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन अब इस इतने ही पार्ट का लेना है हम लोग को, सिर्फ इतने पार्ट का, है ना। ए को हम लोग को क्योंकि ए से पी क्यू लाइन से ऐसे कट कर दिया है ना, तो ये हट जाएगा, ये हट गया तो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन गया तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ऊपर कौन सा पॉइंट है, जेड पॉइंट। तो हमारा ये पी क्यू लाइन पर कट करने की वजह से जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जाएगा जेड पे सिंपली। क्ले लगाएंगे तो एक्स पे जाएगा, क्ले और इसको कट ही कर देंगे डायरेक्ट तो सीधे जेड पे जाएगा, है ना। ये है इसमें बताना, बेसिकली ऊपर जाएगा मतलब जेड और नीचे जाएगा मतलब एक्स, और उसमें वाई पे जा ही नहीं सकता, एक वाई डब्ल्यू पे भी नहीं जा सकता सिंपली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं ना, ठीक है। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, द डायग्राम गिवन बिलो shows a copper wire wound around a U-shaped soft iron bar. An iron pin is brought near the arrangement. First source P and then source Q are connected across AB. Each opening independently, each operating independently. अच्छा, सोर्स P है AC का, तो ये वाला सिंबल होता है ना वेव वाला, ये सिंपली ये होता है एसी का सिंबल, एसी बैटरी का। और ये जो सिंबल है ये है डीसी बैटरी का, है ना, प्लस माइनस ऐसे, ये है डीसी बैटरी और ये है एसी बैटरी, ठीक है। सोर्स पी सोर्स क्यू, है ना। अब क्या बोला है इसमें, स्टेट ट्रू और फॉल्स, सोर्स पी एज वेल एज सोर्स क्यू व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए बी कैन अट्रैक्ट द आयरन पी, अट्रैक्ट द आयरन पिन। अच्छा, तो बेसिकली आयरन पिन उसके सामने लाके रख दी मैग्नेट के आगे, है ना। अब डीसी बैटरी क्या करेगी, डीसी बैटरी जो होगी वो, जैसे कि मान लो की बात है, ये है हमारा क्या, जो हमारा वो है क्या है, सॉफ्ट आयरन बार है ना, उसके अराउंड ऐसे ऐसे, कैसे, ऐसे ऐसे ना, ऐसे हमारा बाउंड किया हुआ है ना। और इधर से ऐसे लगाया हुआ है किसको, बैटरी को, डीसी बैटरी को, प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे लगाया हुआ है। अब क्या होगा,
जिस साइड प्लस होगा उस साइड एक कोई पोलैरिटी आ जाएगी, नॉर्थ साउथ कुछ भी आनी होगी, जो इधर एक यानी कि पोलैरिटी फिक्स हो जाएगी करंट के बहने से। इधर एन होगा, एस होगा, मान लो की बात है, तो इधर एन होगा, इधर एस होगा, कोई भी एक पोलैरिटी फिक्स हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन सामने से क्लॉकवाइज हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज करंट, है ना, तो एक पोलैरिटी फिक्स हो गई। लेकिन पोल्स चाहे कुछ भी हो, है ना, अट्रैक्टिव नेचर ये थोड़ी नहीं देखता कि नॉर्थ पोल है साउथ पोल, ये तो सिर्फ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है ना, कि मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी नॉर्थ साउथ इन सब पे डिपेंड करती है। बट जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है वो नॉर्थ साउथ कुछ नहीं देखता, वो हर जगह चिपक जाता है, वो हर जगह अट्रैक्ट होता है। यानी कि जो आयरन पिन होगी हमारी ऐसे रखी है मान लो, वो एन से भी एन से चिपके, एस से चिपके, हर एक जगह चिपकेगी, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों से अट्रैक्ट होगी सिंपली। अब मान लो की बात है इधर एसी बैटरी है, अगर इसी को हटा के इधर एसी बैटरी रख दे, एसी बैटरी क्या होता है, एसी बैटरी अपना हर सेकंड, मतलब हर सेकंड में अपना मतलब वो चेंज करती रहती है, पोल्स को चेंज करती रहती है, यानी कि हर एक सेकंड या फिर हर एक मिली सेकंड, हर एक मतलब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल को स्विच करती रहती है, कभी प्लस ऊपर कभी प्लस नीचे, प्लस ऊपर, तो उस हिसाब से कभी एन हो, कभी नॉर्थ ऊपर होगा, कभी साउथ कभी साउथ ऊपर होगा, कभी नॉर्थ ऊपर, कभी साउथ ऊपर, कभी नॉर्थ नीचे, कभी साउथ नीचे, इस हिसाब से ऐसे ऐसे जो हमारे पोल्स हैं मैग्नेटिक पोल्स वो भी ऊपर नीचे स्विच करते रहेंगे एन एस। बट जो आयरन पिन है वो फिर भी अट्रैक्ट होगी, क्यों, क्योंकि उसको कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि एन ऊपर है, एस ऊपर है, फिर एन नीचे, एस नीचे, है ना, आयरन पिन अभी भी अट्रैक्ट होगी। तो उसको अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि पोल से मतलब कोई लेना देना है ना, तो वही पूछा इसमें, जस्टिफाई और आंसर टू इट विद अ सूटेबल रीजन। तो सिंपली द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट जो है उसको नहीं फर्क पड़ता कि मतलब इज नॉट डिटरमाइंड बाय पोल्स, सिंपली, है ना, जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है कि डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए कंपास का या पोल्स का, है ना, तो वो जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की वो पोल्स पे डिपेंड करती है, नॉर्थ साउथ, है ना। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी सबको अट्रैक्ट करती है, सारे जितने भी अट्रैक्ट करने लायक है मेटल या फिर जो भी जिसको भी अट्रैक्ट कर सकती है हमारी मैग्नेट, है ना। तो ये चीज थी कि दो, ये आंसर इज ट्रू कि अट्रैक्ट करेगी एसी डीसी दोनों के केस में, एंड जस्टिफाई भी कर रही थी कि सिंपली अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी डिपेंड ही नहीं करती पोल्स पे, चाहे नॉर्थ वाले चाहे साउथ वाले को अट्रैक्ट करेगी ही करेगी सिंपली, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारे नेक्स्ट पार्ट है, क्या कहता है, साइंटिस्ट लोअर्स अ मेटालिक रूलर वर्टिकली इनटू अ ट्रांसपेरेंट ऑयल टैंक। अच्छा, एक साइंटिस्ट जी हैं, उन्होंने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट ऑयल टैंक लिया, इसमें क्या भरा है, ऑयल, और इसमें एक रूलर डिप कराया, है ना, ऐसे क्या होगा उससे कि इट गेट्स वेट अप टू द 25 सेंटीमीटर मार्क, यानी कि 0 सेंटीमीटर कुछ इधर होगा, एंड ये वेट हो गया है 25 सेंटीमीटर मार्क तक, 25 सेंटीमीटर मार्क तक जो हमारा रूलर है वो वेट हो गया है। इसका मतलब, और क्या पूछा, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लिसरीन इज 1.5। अच्छा, तो जो इसके अंदर ऑयल ऑयल जो हमारा लिया है वो ग्लिसरीन लिया है, सिंपली ऑयल इज ग्लिसरीन, up to which mark will the ruler get wet if the sand lowers it to up to the image, हाँ सिंपली। अब ये है apparent depth and real depth का। अब 25 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर जो हमारे राइटर जी उन्होंने एक्चुअली में डिप किया है जहां तक उनको ये टैंक की डेप्थ चेक करनी थी, तो एक्चुअली जो डिप होगी बाहर निकालेंगे तो जो हमारा रूलर है वो एक्चुअल में वहां तक गीला होगा जो उसकी रियल डेप्थ होगी, यानी कि जो रियल डेप्थ है आर डी वो होगी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो डिप होगा, हम कहाँ तक ले जा रहे हैं, बेस तक ले जा रहे हैं हमारे रूलर को, है ना। तो जब बेस तक ले जा रहे हैं, जो तो गीला कहाँ तक होगा, गीला उस पॉइंट तक होगा जहां तक उसकी एक्चुअल रियल डेप्थ के अकॉर्डिंग मतलब वो अपना पूरा वेट हो जाएगा, है ना। तो रियल डेप्थ आएगी कितनी, 25 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है कि अप टू विच मार्क विल द रूलर गेट वेट इफ द साइंटिस्ट लोअर्स इट अप टू द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो की बात है, उसने जो साइंटिस्ट जी हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये ऑयल टैंक की डेप्थ तक ना वो करके, मतलब रूलर को ना डाल के, जहां तक इमेज बन रही है, जो हमारा इमेज है ऑब्जेक्ट का, वहीं तक सिर्फ डिप किया। मतलब इमेज देखो ऑब्वियस सी बात है अपैरेंट डेप्थ बनती है, क्यों, इमेज थोड़ी सी ऊपर बनती है, इमेज ऊपर बनती है यानी कि हल्की सी रियल डेप्थ से ऊपर यानी शिफ्टेड बनती है, यानी कि अपैरेंट डेप्थ कहते हैं उसको, है ना। तो हमारी अपैरेंट डेप्थ विल बी लेस देन द रियल डेप्थ। इसका मतलब जो इमेज होगी, इमेज तक अगर हम स्केल डुबाएंगे तो वो कहीं ना कहीं 25 सेंटीमीटर से तो कम आएगा। कितना कम आएगा वो निकालते हैं, म्यू की वैल्यू गिवन है 1.25, है ना, म्यू इज इक्वल्स टू 1.25,
1.25। तो अब म्यू होता है कितना, म्यू इक्वल्स टू वो आर डी अपॉन एडी है ना, आर डी अपॉन एडी। तो 1.25 इंटू एडी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। एडी कितना आ जाएगा, एडी आ जाएगा कितना 25 अपॉन 1.25 है ना। तो इट विल बी 25 लिख लेते हैं, 25 अपॉन 1.25, तो ये बन जाएगा कितना 125 इंटू 100 ऐसे अपॉन 100 गया ऊपर, ये बन जाएगा 5 टाइम्स यानी कि 20। तो अपैरेंट डेप्थ आ गई 20 सेंटीमीटर, यानी कि सिंपली अगर साइंटिस्ट जी इमेज तक अपने रूलर को डिप करेंगे तो 20 सेंटीमीटर तक वो गीला हो जाएगा हमारा रूलर सिंपली, है ना। तो अप टू विच मार्क विल द रूलर गेट वेट, तो रूलर विल गेट वेट अप टू 20 सेंटीमीटर मार्क इफ द साइंटिस्ट लोअर्स इट अप टू द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज तक, क्योंकि इमेज थोड़ी सी ऊपर बनेगी, ऑब्वियस बात है रियल डेप्थ है ऑब्जेक्ट की, यहाँ तो इमेज कुछ थोड़ी सी ऊपर बनेगी है ना, पैरेंट तो ऊपर आती है। वो भी तब जब हम मतलब क्या ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में देखें, ये तब होता है कि इमेज बनती है, मतलब अपैरेंट डेप्थ कम आती है। अगर हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में देखें तब अपैरेंट डेप्थ इज ग्रेटर देन रियल डेप्थ, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा फुली याद हो, है ना, कि इनके समझाया हो, है ना। तो ये चीज याद रखनी चाहिए। अब फिर क्या है पूछा है, हाउ विल दिस लेंथ इन ए change if another liquid of mu greater than 1.25 is used। अच्छा, मान लो की बात है, इन्होंने कहा कि अगर म्यू इक्वल्स टू 1.25 यानी कि मान लो अगर ग्लिसरीन वाला जो ऑयल है उसकी जगह हम कोई ऐसा मटेरियल ले लेते, कोई ऐसा लिक्विड ले लेते जिसका म्यू है 1.25 से ज्यादा। अगर म्यू 1.25 से ज्यादा है इसका मतलब उसका जो होगा क्या, उसका आर डी अपॉन ए डी, ये ऐसे अच्छे से बना है ना। तो उसका जो होगा उसका रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ विल बी ग्रेटर देन 1.25, है ना। म्यू किसके बराबर है, म्यू है हमारा आर डी अपॉन डी के बराबर, है ना। तो म्यू विल बी ग्रेटर देन हमारा 1.25 एंड इसी वजह से आर डी यानी रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ विल बी ग्रेटर देन 1.25। अब रियल डेप्थ कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर अपॉन 1.25, है ना, एडी। तो ये वही आ जाएगा सिंपली एडी इज लेस देन कितना 20 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर हम म्यू बढ़ाएंगे तो म्यू बढ़ाने से क्या होता है, म्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि म्यू इंक्रीज, शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो म्यू बढ़ाया, अगर म्यू बढ़ाया तो शिफ्ट बढ़ी, अगर म्यू बढ़ाया तो शिफ्ट बढ़ी, और शिफ्ट बढ़ी तो अपैरेंट डेप्थ कम होगी, अपैरेंट डेप्थ कम हो जाएगी। भाई यहाँ पे मैथमेटिकली भी शो हो गया कि अपैरेंट डेप्थ अब 20 सेंटीमीटर तक कम आएगी, यानी कि अगर हाउ विल दिस लेंथ इन ए चेंज, यानी कि जो ए में पार्ट आए, ए में आया 20 सेंटीमीटर, तो जो आएगा अब अपैरेंट डेप्थ 1.25 से ज्यादा लेने पर म्यू, है ना, तब जो आएगा वो होगा डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि तब अपैरेंट डेप्थ विल बी लेस देन 20 सेंटीमीटर, तब हमारी जो अपैरेंट डेप्थ है वो कम आएगी। इसको इधर मैथमेटिकली भी दिखा दिया और लॉजिकली भी, शिफ्ट क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो शिफ्ट बढ़ेगा, शिफ्ट बढ़ेगा तो अपैरेंट डेप्थ कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड वही चीज बताई हुई है कि अपैरेंट डेप्थ विल डिक्रीज ओवरऑल, है ना, अगर हम म्यू ग्रेटर देन 1.25 लेंगे तो, है ना। तो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन होता है ना। अब आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है क्या, ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ हेमिस्फेरिकल कप प्लेस इन्वर्टेड ऑन द ग्राउंड, है ना। तो उसके डायग्राम की बनी, डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये बी पॉइंट, सी पॉइंट, है ना, और ये ए, ये है ई, ये है डी, और ये पूरा डायमीटर कितना गिवन है 360 सेंटीमीटर, एंड ये क्या गिवन है कितना r/3। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि डायमीटर BC इक्वल्स टू 360 सेंटीमीटर,
है ना। डायमीटर अगर 360 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। अगर r इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर है तो ए ई की बेस डिस्टेंस कितनी है, ए ई इक्वल्स टू r/3, r/3 मतलब 180/3 यानी कि 60 सेंटीमीटर। चलो ये भी निकल आया, ए ई हमारा आ गया 60 सेंटीमीटर, तो सिंपली ये वाला पार्ट जो होगा वो बाकी बचा 120 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये इतना डायरेक्ट है ना, यहाँ से होता है, दिस विल बी 120 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर वाला इतना 60 आ गया है। फिर क्या है कि a small spherical mass 500 ग्राम एट रेस्ट एट द पॉइंट ए, एक 500 ग्राम की बॉल है जो रेस्ट पे रखी है पॉइंट ए पर, है ना। स्लाइड्स डाउन अलोंग द स्मूथ सरफेस ऑफ द कप, तो वो स्लाइड करके नीचे आ जाती है, फिसल के ऐसे ऐसे नीचे आ जाती है ना। फिर क्या होता है, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, यानी कोई फ्रिक्शन वगैरह मानना नहीं है, सिंपल। तो कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट ए रिलेटिव टू बी। पोटेंशियल एनर्जी एट ए रिलेटिव टू बी का क्या मतलब है कि हम बी को ग्राउंड मान के करेंगे, बी को ग्राउंड मान के कंसिडर करेंगे कि बी से ए जितना भी दूर है तो ए पर पॉइंट मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो ए पर कितनी पोटेंशियल, पीई एट ए, पीई ऑफ बॉल एट ए, इट विल बी कितनी, एम जी एच। एम इज मास यानी कि 500 ग्राम, 500 ग्राम यानी कि एसआई यूनिट में 0.5 केजी, 0.5 केजी। और जी क्या है, जी इज 10, है ना, क्वेश्चन में दिया होगा 10 मान लो, है ना, जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लो, है ना। और एच यानी कि हाइट कहाँ थी, ए की हाइट बी से ए की हाइट, तो बी से ए की हाइट विल बी रेडियस, ये हमारा रेडियस पूरा है ना, पूरा रेडियस है, तो रेडियस विल बी हाइट यानी कि 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर को अगर मीटर में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.8, है ना, 1.8 मीटर्स। तो अब इसको वो कर लेते हैं क्या, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0.9 इंटू 10, 9 जूल। 9 जूल हम लोग का आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, सिंपली, है ना। फिर उसके बाद क्या पूछा, स्पीड एट पॉइंट बी। अच्छा मान लो के बाद ऐसे ना फिसल के ऐसे फिसल, तो ऐसे फिसला है तो हम लोग फिर वही स्पीड एट पॉइंट बी पूछा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो वही लगा लेते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पीई एट ए प्लस के ई एट ए equals to PE at B plus KE at B। PE at A भी निकाल चुके हैं 9 जूल्स, प्लस KE at A, क्योंकि हमने रेस्ट से इसको लीव किया था, रेस्ट लीव किया था शुरुआत में वेलोसिटी स्पीड दोनों जीरो ही थे, जीरो थे यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। फिर जब B पे आ गया तो उसकी हाइट कितनी होगी, जीरो, हाइट जीरो यानी पोटेंशियल एनर्जी एट B इज जीरो, है ना। KE at B यानी कि वही हमें फाइंड करना है क्या, स्पीड, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है, 9 जूल, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 जूल, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, एम कितना है 0.5, 0.5 का भी हाफ यानी कि 0.25, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अपॉन 0.25, या फिर ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि 900 अपॉन 25, और वी क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी 30, क्योंकि 900 का अंडर रूट इज 30 और 25 का अंडर रूट इज 5, है ना। 30.5 इज v इक्वल्स टू सिंपली आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड जो है, स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, किसकी, जो हमने बॉल इधर से स्फेरिकल मास को जब ऊपर से ड्रॉप किया तो बी पर पहुंचते स्पीड होगी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। फिर क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी एट डी, डी पर काइनेटिक एनर्जी पूछा है। अब डी पर काइनेटिक एनर्जी पूछा है, इसका मतलब फिर से वही हमको लगाना है कि मान लो कि वैसे जब बॉल ऐसे आई होगी, ऐसे आई यानी कि ए से बी तक आई, तो डी से होकर आई, डी से होकर आई, इसका मतलब जो यहाँ थी एनर्जी वो यहाँ से लेके ए से लेके बी तक कंजर्व रही होगी, यानी कि पीई एट ए प्लस केई एट ए इक्वल्स टू पीई एट डी प्लस केई एट डी, ठीक है। अब पीई एट ए कितना था 9 जूल, केई एट ए भी बात की है 0, इक्वल्स टू पीई एट डी, यानी कि डी पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, डी पे पोटेंशियल एनर्जी होगा जितना mgh, डी पे हाइट कितनी है, डी की हाइट है 120 सेंटीमीटर, डी की हाइट है 120 सेंटीमीटर, तो mgh मतलब mgh यानी कि पीई एट डी निकाल ले, पीई एट डी इक्वल्स टू mgh इक्वल्स टू 0.5 into 10 into h is 1.2, it will be कितना 6 जूल,
तो ये आ जाएगा 6 जूल प्लस के ई एट डी। तो हमारा तो फिर फाइनली हमारा काइनेटिक एनर्जी एट डी कितना आ जाएगा, 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3 जूल्स। तो ये कितना आ रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी है, डी पॉइंट आ रहा है 3 जूल। सिंपली यहाँ पर क्योंकि ये एक हाइट पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पर बॉल की कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी, तो हाइट पे प्रेजेंट है तो इसके पास डी पे पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी है, और क्योंकि बॉल स्पीड से मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3 जूल, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। एंड ओवरऑल होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगी। यहाँ पर डी पे कैसे निकाला, क्या वो सिंपली भाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, क्योंकि फ्रिक्शन में अगर लॉस हो गई होती तो ओवरऑल एनर्जी जितनी थी 9 जूल की एनर्जी थी, उसमें से एनर्जी माइनस कर देते फ्रिक्शन वाली, फिर जो बचती है एनर्जी हम उसको कंजर्व कराते हैं ना। तो ओवरऑल ऐसे करते हैं क्वेश्चन ये वाले, है ना। तो होपफुली समझ में आया, ठीक है। एंड तो फिर फिलहाल इस वाले वीडियो के इतना ही। अब मिलते हैं बाकी लास्ट पार्ट ऑफ दिस एडवांस सीरीज, देन उसके बाद मेनली सिर्फ CFQs डिस्कस करने रह जाएंगे, ठीक है। तो फिर बाय बाय, थैंक यू।